हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुकांतो एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हिस्ट्री ऑनलाइन। आज यहाँ पे हम हैं एक बड़ी न्यूज़ के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। जैसे कि हम जानते हैं सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा है, पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से सफ़र भी कर रहे हैं। तो उसी दौरान जो है इंडिया में लॉकडाउन भी था, अभी भी लॉकडाउन कुछ कुछ एरियाज़ में है और कुछ एरिया में लॉकडाउन है नहीं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे जो सफ़र है वो है स्टूडेंट कम्युनिटी, स्पेशली जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा है और जो एकेडमिक सेशन 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्योंकि स्कूल्स मतलब जो स्कूल्स है वो सारे बंद है, कोई फिजिकल क्लासेस नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, लेकिन वो फिजिकल क्लास की जो मतलब फिजिकल क्लास में जो होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो रहा है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो CICSE काउंसिल है वो मेनली क्लास 10 और ICSE क्लास 10 और क्लास 12 ISC जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया और अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि about the syllabus after reduction of the syllabus, what is the present syllabus of class 10, okay, for the students those now those were going to appear in the board exam next year. That means the academic session for academic session 2020-21, okay. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर रिडक्शन क्या सिलेबस है क्लास 10 की स्पेशली, और क्लास 12 का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे क्लास 10 की सिलेबस, और वो क्लास 10 की सिलेबस डिस्कस करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेनली चैप्टर वाइज सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। और मेनली ये जो बुक है, मेनली इस बुक मैं यूज़ करता हूँ कि मॉर्निंग स्टार का ये जो क्लास 10 ICSE का बुक है, इसमें जो भी चैप्टर्स है उस हिसाब से सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ओके। सो दिस इज़ द सिलेबस आफ्टर रिडक्शन ऑफ सिलेबस, और रिड्यूस होने के बाद जो सिलेबस है वो मेनली यही है। जो अगर देखा जाए तो देयर आर 15 चैप्टर्स इन हिस्ट्री, 15 चैप्टर्स और 5 चैप्टर्स इन सिविक्स। सो चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं कि अभी रिडक्शन के बाद जो सिलेबस अभी है, और थंबनेल में मैंने लिखा है कि जो रिडक्शन ऑफ 50% सिलेबस रिड्यूस फॉर क्लास 10 एंड क्लास 9। सो क्लास 9 की जो है वो ऑफिशियली अभी डिक्लेयर हुआ नहीं, लेकिन शायद काउंसिल जो है वो क्लास 9 का भी सिलेबस रिड्यूस करेगा, ठीक है। 40 to 50% उसमें भी रिड्यूस होगा, लेकिन वो अभी ऑफिशियली है नहीं। तो फर्स्टली शुरू करते हैं कि हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम जानते हैं कि 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आर देयर, लाइक इंडियन हिस्ट्री एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड और फॉरेन हिस्ट्री। सो इंडियन हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 to 9 जो भी इंडियन हिस्ट्री है उसका सिलेबस अभी क्या है, स्टेटस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सो चैप्टर नंबर 1 में मेनली द चैप्टर नंबर 1 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, 1857। सो जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो जो पहले का जो सिलेबस था उससे ही कंपेयर करेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है पहले था अभी है नहीं, ठीक है, तो वही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न अबाउट only about the causes of the revolt of 1857, okay, only the causes of the, or in causes political, socio-religious, economic and military causes you have to study. Now you no need to study about the consequences, okay. So consequences is not there according to the present syllabus. Consequences it is not there in your syllabus. So only causes of the first war of independence 1857. Now coming to the chapter number 2. chapter number 2 में मेनली जो है factors leading to the growth of nationalism, okay. ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें जैसे कि फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कशन किया गया है इस टेक्स्ट बुक में, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बहुत सारे और जो प्रीवियस सिलेबस था बहुत सारे कॉजेस था मेनली, लेकिन इस सिलेबस में 2 कॉजेस जो है वो है नहीं, लाइक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सिलेबस में नहीं है, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी इस टाइम सिलेबस में है नहीं। तो है क्या, सिर्फ यू हैव टू स्टडी अबाउट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अंडर Raja Ram Mohan Roy and Jyotiba Phule, okay, under Raja Ram Mohan Roy and Jyotiba Phule, and role of the press. So only 2 causes you have. First one is socio-religious reforms movement, and after that the role of the press.
ठीक है। और बाकी जो भी टॉपिक्स था वो सेम ही रहेगा, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी एज द ओके precursors of National Congress, and immediate objectives of Indian National Congress and the first two sessions of National Congress and their president, okay, their presidents. तो इस चैप्टर में सिर्फ यही है, चैप्टर नंबर 2 में. Now coming to the chapter number 3, and chapter number 3 is first phase of Indian national movement. So in first phase of Indian national movement में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और ये जो सिलेबस है चैप्टर नंबर 3 में कोई मतलब चेंजेस आया नहीं, वो पहले जो था अभी सेम है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट्स एंड देन टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले. सो यही सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करना है. और चैप्टर नंबर 4 मेनली द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. हियर okay, Surat split is not there only. So in the old syllabus you had Surat split, now Surat split is not there, otherwise it is same. Okay, now coming to chapter number 5. Chapter number 5 that means Muslim League. और जो भी हम चैप्टर नंबर बोल रहे हैं ना वो इसी बुक में, इस बुक अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ओके, चैप्टर नंबर्स लाइक मॉर्निंग स्टार बुक. सो चैप्टर नंबर 5, in chapter number 5 you have to study only the objectives of Muslim League, nothing else, only objectives of Muslim League. And before that you had factors leading to the formation of Muslim League, no need to study the factors leading to the Muslim League this time. So only you have to study about the objectives of Muslim League. Okay, now coming to the chapter number 6, the next chapter is chapter number 6, and see chapter number 6, it's a big chapter, or mainly all the movements led by Mahatma Gandhi, non-cooperation movement, civil disobedience movement. Okay, so these two movements you have to study the causes of non-cooperation movement, programs and effects, and like that causes or background of civil disobedience movement. Okay, some events, okay, like Dandi March, Gandhi Arvind Pact, second roundtable conference, and finally the impact or significance of civil disobedience movement. So chapter number 6 mainly same. Okay, now coming to the chapter number 7. Chapter number 7 again, the chapter number 7 is same, like you have to study here the Quit India movement. Okay, causes. अभी हिस्ट्री में जो देख रहे हैं कि ज़्यादातर चैप्टर में और फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में कुछ टॉपिक्स नहीं है, रिड्यूस हुआ है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 मेनली सेम है. लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में मेनली वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और लीग ऑफ नेशंस, ओके, यूनाइटेड नेशंस, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस जो है वो ज़्यादा रिड्यूस हुआ है. तो हम आते हैं, तो अभी चैप्टर नंबर 7 में मेनली द क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड आफ्टर दैट क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. सो ऑल दिस 3 टॉपिक्स वी हैव टू कंप्लीट और वी हैव टू कवर इन चैप्टर नंबर 7. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8. Here you have to study about the objectives, or you have to study about forward block. No, forward block, not formation and all. Only objectives of forward block, and then objectives of INA and contribution of Netaji Subhash Chandra Bose in chapter number 8. And in chapter number 9, in old syllabus you had a cabinet mission, but this time it is excluded from your syllabus. So cabinet mission is not there, and that you have only Mountbatten Plan, causes and acceptance by the International Congress or Muslim League. Okay, so Mountbatten Plan you have to study Mountbatten Plan and the Indian Independence Act, only the clauses or terms, okay, only the clauses of Indian Independence Act. So Mountbatten Plan and Indian Independence Act. So this was mainly Indian history, okay, up to chapter number 9. Now coming to the world part or contemporary world history, like for chapter number 10. Chapter number 10 में अगर देखा जाए कि you have to study about the causes of the First World War. Mainly in causes you have to study about nationalism, okay, imperialism, division of Europe, and Sarajevo crisis, or the immediate cause of the First World War. Okay, so in result you have to study only about Treaty of Versailles. Okay, so causes and result. In result you have to study only the Treaty of Versailles. So in causes, before in old syllabus you had armament race,
तो no need to study about armament race, so you can skip that armament race. And after that, in result, territorial arrangement is not there, and the League of Nations, okay, League of Nations is not there in your syllabus now. So you have only the causes of the First World War, mainly the nationalism, imperialism, division of Europe, Sarajevo crisis, and Treaty of Versailles. Is that clear? Now coming to chapter number 11, very interesting. According to this book or this textbook, chapter number 11 is mainly the rise of dictatorship, okay, but this time this chapter number 11 is not there, okay, in your syllabus. So you no need to study chapter number 11. You just cut chapter number 11 from your textbook. It is not in your syllabus, so no need to study. Now the next chapter number 12. Chapter number 12 is the Second World War. Here also again you have to study only the causes of the Second World War, okay, only the causes of the Second World War, like dissatisfaction with the Treaty of Versailles, rise of fascism, Nazism, Japanese invasion of China, and failure of League of Nations, and Hitler's invasion of Poland. That is the immediate cause of the Second World War. So mainly you have to study only about the causes of the Second World War. No need to study the consequences of the Second World War. So consequences is not, or consequences are not in your syllabus, so leave it. Now coming to the chapter, coming to the next chapter, that is chapter number 13. Or chapter number 13 is United Nations, okay, United Nations. Or in United Nations you will just study about the objectives of United Nations, okay. You have only objectives of United Nations, and after that only the composition, okay, only the composition of General Assembly, Security Council, and International Court of Justice. So functions also written in your textbook, or in old syllabus you had functions, but now it is not there. So no need to study, no need to touch the functions of all this, okay, functions of General Assembly, Security Council, and International Court of Justice. So you have to study only the objectives of UN and the composition of General Assembly, Security Council, and International Court of Justice, okay. So this was chapter number 13. Now coming to the chapter number 14. In chapter number 14, here major agencies of United Nations, and chapter number 14 is major agencies of United Nations. Here you have to study only four functions, okay, four functions of UNICEF and WHO, and UNESCO. So in chapter number 14 you have to study only four functions of each of the agencies, like UNICEF, UNESCO, and WHO, okay, only functions. And after that, coming to the last chapter, that is chapter number 15. So okay, chapter number 15 is non-alignment movement. Non-alignment movement. In non-alignment movement, here you have to study about the meaning of non-alignment movement, and names of the architects of NAM, or the leaders of NAM movement, okay. And lastly the Panchashil. So mainly meaning of non-alignment movement, and then Panchashil, and after that the names of the architects, or names of the architects of NAM, or the leaders of NAM, like Jawaharlal Nehru, Marshal Tito, and all, Gamal Abdel Nasser, okay. So here according to your old syllabus you had a role of Nehru, but this time no need to study the role of Nehru, or role of Nehru in NAM movement. So this was the syllabus from history, okay. So you have 15 chapters. Out of that 15 chapters, one chapter is not there, chapter number 11. Is that clear? So ये जो था हिस्ट्री का सिलेबस था. अभी चलते हैं कि सिविक्स की ओर. और सिविक्स में जैसे कि हम जानते हैं कि 5 चैप्टर्स है और बहुत ही स्कोरिंग भी होता है, तो सिविक्स से भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो नहीं है सिलेबस में, और जो रिड्यूस के और सिलेबस रिड्यूस के बाद जो है बहुत सारे टॉपिक्स है नहीं सिविक्स में. तो सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द यूनियन लेजिस्लेचर, ओके, यूनियन लेजिस्लेचर, और मेनली इंडियन पार्लियामेंट. सो यहाँ पे मीनिंग ऑफ द फेडरल सेटअप इंडिया वो सिलेबस में है. मीनिंग ऑफ फेडरल सेटअप इन इंडिया सिलेबस में है. यू हैव टू स्टडी. एंड आफ्टर दैट लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा. बट
see in Lok Sabha you have to study about the term of Lok Sabha, composition, qualifications for membership, then parliamentary procedures, okay, parliamentary procedure, all the parliamentary procedure, 0 hour and all, and after that, and a brief idea of session, quorum, question hour, adjournment motion, no confidence motion, all these are same like previous syllabus, but here only changes there. See, speaker election, only you have to study about the election procedure of speaker, but functions are not there. Functions are not there in your syllabus. Speaker functions are not there, so don't need to study the functions of speaker. Now coming to the next point, that is Rajya Sabha. In Rajya Sabha also you have to study about composition, qualification for membership, okay, then election, term, presiding officer, you have to study about all these points, and the power and functions of Union Parliament, okay, the last topic is power and functions of Union Parliament, and lastly exclusive powers of both the houses, okay, exclusive powers of Rajya Sabha and Lok Sabha. But the main thing is, see, the power and functions of Union Parliament में जो है वो सिर्फ control over executive. The last point, again I am just repeating, this last point is in your syllabus, that is control over executive. Now legislative, financial, judicial, electoral, okay, and constitutional amendment of constitution, all these power and functions are not there in your syllabus according to this new syllabus, okay, or syllabus after reduction. So mainly you have to study about the control over executive, okay, and then the exclusive powers of the two houses. Clear? Now the second chapter, that is Union Executive, the second chapter is the President and Vice President, okay, President and Vice President. See, this is very important that this time you have to study only about President. Vice President is not there at all, okay, so only President you have, Vice President is not there. So qualifications for election, composition of electoral college, okay, reason for indirect election, then term of office, procedure for impeachment, okay, and in function, see, executive, legislative, discretionary and emergency functions. So diplomatic function or financial functions are not there. So you have to study about legislative, okay, executive, discretionary and emergency functions or powers of president, but vice president is not there in your syllabus, okay. And after that, Prime Minister and Council of Ministers, chapter number 3. Chapter number 3 is Prime Minister and Council of Ministers. This chapter is mainly same, okay, same, the formation of Council of Ministers, tenure, then position and powers of Prime Minister, collective, individual, okay, responsibility of the members of cabinet and distinction between Council of Ministers and the cabinet ministers. So all these topics are same. So chapter number 3 it is same as the old according the old syllabus. Now coming to the chapter number 4, okay, chapter number 4 is the Supreme Court. In Supreme Court, here Supreme Court is also same, okay, no changes is there. So Supreme Court is also same, composition, qualification of judges, appointment, jurisdiction of and function. Jurisdiction means original, appellate, advisory, revisory, judicial review, court of record and enforcement of fundamental rights and writs. So Supreme Court is okay, or it is no changes is there in chapter number 4. Now in chapter number 5, okay, chapter number 5 you will have a big change like composition, qualification of judges and appointment. Only these 3 topics are there in under High Court, okay. So composition of High Court, qualifications of judges and appointment, but jurisdiction and functions are not there in chapter number 4. Chapter number 5, no need to study about the jurisdiction and functions of High Court. Is that okay? And lastly, the last 2 points are there, distinction between the Court of District Judge and Session Court, and finally Lok Adalat, meaning and advantage only. So mainly this was the syllabus or new syllabus for you, those who are going to appear in board exam, ओके और बोर्ड एग्जाम में मैंने सो आईसीएसई और आईसी की जो अपडेटेड सिलेबस है वो सीआईएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में ताकि वो भी देख पाए। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस।
थैंक यू।